अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 का। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। अगर आप वर्ड पे गौर करें तो वर्ड में है इंटर। इंटर का मतलब होता है दरमियान में, और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हुआ वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। हम इनको डिफाइन करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन present between the molecules of elements and compounds are named as intermolecular forces of attraction। कहता है वो फोर्सेस जो कि किसी एलिमेंट और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहली है दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर जनरली वीक एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द सब्सटेंसेस। कहता है ये जो फोर्सेस होती हैं ना, ये वीक होती हैं उन फोर्सेस से जो कि एटम्स के अंदर होती हैं। जैसे हमने पढ़ी है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारी फोर्सेस होती हैं जो कि एटम्स के अंदर होती हैं। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो एटम्स के बाहर होती हैं। तो कहता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ना वो वीक होती हैं। Among the three states of matter, these forces are the weakest among the molecules of the gases and the strongest among the molecules of solids। हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी पहले चैप्टर में, लिक्विड, सॉलिड और गैस। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ना वो सबसे वीक, सबसे कमज़ोर गैसेस में होती हैं, उससे ज़्यादा लिक्विड में होती हैं और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉलिड के अंदर। तो अगर आप ऑर्डर पे भी देखें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ये, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम ये स्ट्रॉन्ग होंगी गैसेस के अंदर। The intermolecular forces of attraction are of many types, some are weak and other are relatively strong। अब इनमें भी कैटेगरी होती हैं, कुछ फोर्सेस वीक होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और कुछ ये फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। कहते हैं ये सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये उनको अफेक्ट करती हैं, वो इस पर डिपेंड करते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना वो डिपेंड करते हैं इन फोर्सेस पे। अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, अगर ये वीक होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स वो भी कम होंगे। द स्ट्रॉन्गर द फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड द हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं जैसे लिक्विड की एग्जांपल लेना, लिक्विड को हमने बॉयल करना होता है, अगर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। और अगर उनके दरमियान फोर्सेस वीक होंगी तो वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएंगे। सिमिलरली स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस द हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड को मेल्ट करने के लिए उसको टेम्परेचर देना होता है, तो अगर तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसको मेल्ट करने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी टाइप्स पे। टू टाइप्स आर डिस्कस्ड हियर, यानी आपके जो बुक है उसमें मेनली दो टाइप्स उन्होंने दी हैं। पहली है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पहले हम देखते हैं कि डाइपोल क्या होता है। कहता है अ डाइपोल इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन टू एटम्स रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के टॉपिक में ये पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में बाज़ औक़ात जब एटम्स डिफरेंट होते हैं ना, जैसे एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना वो बराबर शेयर नहीं होता। किसी एक एटम में वो ज़्यादा शेयर होता है, किसी एक एटम की तरफ कम शेयर होता है। तो रिजल्ट इसका क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर ना चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इसको कहते हैं डाइपोल। अगर आप HCl का मॉलिक्यूल देखें तो HCl में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसको कहते हैं डाइपोल बन गया है, एक डाइपोल क्रिएट हो गया। These attractive forces are present between the molecules of a polar compound like HCl। तो कहते हैं जो डाइपोल फोर्सेस होंगी ना उन्हीं मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी जिनके अंदर ये पोल्स बने होंगे, जैसे HCl है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम विद डिफरेंट फोर्स। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया है कि जो एटम्स है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को मुख्तलिफ फोर्स से खींचते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से काफ़ी कम होती है, इसका मतलब क्लोरीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन कम स्ट्रॉन्गली खींचेगा। इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर फोर्स। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बिकम्स पोलर। अब रिजल्ट क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर पोल हो जाएंगे, यानी वो जो मॉलिक्यूल है वो पोलर बन जाएगा। अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि उसमें मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कैसी होती हैं। कहता है ड्यू टू दीज पार्शियल चार्जेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl स्टार्ट ईच अदर
दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब HCl में काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए और सब के सब पे पोल्स डेवलप होंगे, यानी क्लोरीन पर नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, यानी हाइड्रोजन को क्लोरीन खींचेगा, क्लोरीन को हाइड्रोजन खींचेगा। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। अब अगर आप नीचे वाली डायग्राम देखें तो उसमें HCl के 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उन तीनों के दरमियान जो रेड लाइंस है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब क्लोरीन हाइड्रोजन को खींचेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को खींचेगा। द कंपाउंड्स विच हैव दीज टाइप ऑफ फोर्सेस विल शो रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये फोर्सेस होती हैं स्ट्रॉन्ग, तो कहता है वो कंपाउंड्स जिनके अंदर ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। सेकेंड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वर्ड में ही आ रहा है हाइड्रोजन, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन शामिल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। कहता है ये बेसिकली है तो डाइपोल डाइप फोर्सेस, लेकिन ये उसकी टाइप है। व्हेन हाइड्रोजन इज कोवेलेंट बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कहता है जब हाइड्रोजन एक ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये तीनों एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देन द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ विल मेक द कोवेलेंट बॉन्ड हाईली पोलर। तो इससे होगा क्या, जो हाइड्रोजन और इन एटम्स का बॉन्ड होगा ना वो पोलर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो हाइड्रोजन से दूर चले जाएंगे और इन एटम्स के करीब आ जाएंगे। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आर ऑब्जर्व्ड अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उनके दरमियान फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, इसी तरह यहाँ भी फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इन H2O द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हाईली पोलर। अब वाटर में अगर देखें तो वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना वो दोनों पोलर बन जाएंगे। अगर आप डायग्राम में देखें तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दोनों हाइड्रोजन के एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों बॉन्ड्स जो है वो पोलर बन चुके हैं। अब जब पोलर हो जाएंगे तो उनके दरमियान ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी आ जाएंगी। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डेवलप्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना उनके आपस में ये फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो फोर्स डेवलप हुई है ना हाइड्रोजन के दरमियान और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप सेकंड डायग्राम पे गौर करें तो वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए वाटर के, तो तीनों में देखिए जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को। अब ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह की जो फोर्सेज हैं इनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे सेकंड टॉपिक है आपकी बुक में नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। बेसिकली इस टॉपिक में ना उसने दोबारा से जो हमने बॉन्डिंग्स पढ़ी थी, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, दोबारा से उसने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। पहले हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी है इन आयनिक कंपाउंड्स द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। हमने आयनिक बॉन्ड के टॉपिक में ये सारा डिस्कस किया था कि जो आयनिक बॉन्ड होती है ना वो आयन से मिलकर बनती है, यानी इसके अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं और वो आयंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक क्रिस्टल की शेप बन जाती है। सिंस द आयंस आर इन रिजिड in ionic compound, such compound therefore exist in the form of very stable solid with significant highly melting points। अब जो आयंस के दरमियान अट्रैक्शन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से जो पूरा कंपाउंड होता है ना वो काफ़ी ठोस बन जाता है। तो जब वो सॉलिड बन जाएगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे और उसके बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज कर जाएंगे। सिंस आयंस आर स्फेरिकल एंड ऑपोजिटली चार्ज दे कैन सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल द साइड्स, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। अब आयंस जो होते हैं ना वो गोल शेप में होते हैं, यानी वो स्फेरिकल होते हैं और उनके गिर्द गिर्द जितने भी आयंस होंगे वो सब के सब स्फेरिकल होंगे। तो स्फीयर शेप का कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इनका उसका कोई एंड नहीं होता, इसलिए जो आयनिक बॉन्ड्स होती हैं ना वो नो डायरेक्शनल होती हैं, इनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। दिस अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो जो आयंस अरेंज होते हैं वो एक शेप की फॉर्म में अरेंज होते हैं जिसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इफ़ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लैटिस इट ब्रेक्स ईजिली। कहता अगरचे वो होता स्ट्रॉन्ग है, होता ठोस है, लेकिन जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ईंट है, अब ईंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी रिजिड होती है, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी थोड़ी सी तो वो फ़ौरन ब्रेक हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ब्रिटल। तो कहता है इट ब्रेक्स इजली, इट शोज डेट आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल। तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन साथ साथ वो ब्रिटल भी हैं। नेक्स्ट है इन द सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव। अगर तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है ना तो उसमें से अगर हम करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। जैसे सॉल्ट है, नमक जो हम यूज़ करते हैं, अब वो आयनिक कंपाउंड है बेसिकली, लेकिन जब उसमें से करंट पास करेंगे
तो वो करंट उसमें से पास नहीं होगा। However, in the molten state, the ions get free and start conducting electricity. Ionic solids are also generally soluble in water. लेकिन कहता है अगर हम उन आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट कर देंगे ना, तो उनके अंदर जो आयंस है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आयंस मूव करेंगे अब उसमें से इलेक्ट्रॉन करंट पास करेंगे तो करंट पास हो जाएगा। जैसे नमक को अगर हम पिघलाएं ना, तो उसमें से करंट पास करें तो करंट पास हो जाएगा, लेकिन जब वो सॉलिड है तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। वाटर नॉट ओनली ब्रेक्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आयंस। कहता है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो सारे के सारे पानी के अंदर सोलेबल होते हैं। जैसे नमक को अगर आप पानी में हल करेंगे तो वो फ़ौरन हल हो जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब पानी जो होता है ना वो इन आयंस को कैसे सोल्व करता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इन आयंस को सराउंड कर लेते हैं, इनको घेर लेते हैं और उनको अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अब उसने ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि जो नमक है वो पानी में कैसे हल होता है। हाउ NaCl डिजोल्व इन वाटर। अगर आप देखें NaCl में, तो NaCl में दो एलिमेंट्स है, एक है Na सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। सोडियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन है उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरी तरफ अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें भी हमने डिटेक्ट किया कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी सोडियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, और जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हाइड्रोजन के एटम्स अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप डायग्राम में देखें तो जो सोडियम है उसको ऑक्सीजन ने सराउंड किया हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी तरफ जो क्लोरीन है उनको हाइड्रोजन ने सराउंड किया हुआ है, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी डायग्राम में से सिंपल करके बता दिया, क्योंकि जो क्लोरीन एटम्स है उसके गिर्द हाइड्रोजन के एटम्स अरेंज हो जाएंगे और जो सोडियम के आयंस है उनके गिर्द ऑक्सीजन के एटम्स अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट वो कहता है आयनिक कंपाउंड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द फ्री आयंस कैन मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। कहता है अगर हम आयनिक कंपाउंड्स का पानी में सोल्यूशन बनाए ना, उसमें से करंट पास करें तो करंट ईजिली पास हो जाएगा। जैसे नमक को अगर आप पानी में मिक्स करेंगे ना, उसमें से करंट पास करेंगे तो करंट फ़ौरन पास हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। कहता है उनके ज़्यादातर रिएक्शन जो है ना वो पानी, एक्वस का मतलब होता है पानी का सोल्यूशन। वैन वो मिक्स टू सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कहता है अगर हम दो आयनिक कंपाउंड्स लेना है मुख्तलिफ, जैसे एक NaCl ले लिया, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, द पॉजिटिव आयंस ऑफ वन कंपाउंड में रिएक्ट विद द नेगेटिव आयंस ऑफ द अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो कहता होता क्या है कि जो एक कंपाउंड है उसके पॉजिटिव आयंस और दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयंस आपस में रिएक्शन करते हैं। अब नीचे उसने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। दो कंपाउंड उसने लिए हैं, एक है NaCl और दूसरा है AgNO3। अब NaCl में दो आयंस होते हैं, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरह AgNO3 में भी दो आयंस होते हैं, एक है Ag पॉजिटिव और दूसरा है NO3 नेगेटिव। अब ऑपोजिट आयंस एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यानी Na पॉजिटिव मिलेगा NO3 के साथ और जो Ag पॉजिटिव वो मिलेगा Cl नेगेटिव के साथ, क्योंकि इन दोनों के आपस में ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो जब ये मिलेंगे ये क्या बना देंगे, AgCl और NaNO3। भी हमने आयनिक कंपाउंड डिस्कस किए हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट उसने कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। कहता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। कहता है वो एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होती है ना वो काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के साथ। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवेलेंटली बॉन्डेड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें ना, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जितने भी डिस्कवर हो गए। तो इसकी जो सबसे राइट में एलिमेंट्स मौजूद है ना, अगर आप रेड सर्कल वाले बॉक्स को देखें, इनको कहते हैं इनर्ट एलिमेंट्स, यानी ये रिएक्शंस नहीं करते और ये गैसेस होती हैं। तो कहता है इनर्ट एलिमेंट्स के सिवा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो राइट साइड पे मौजूद है पीरियोडिक टेबल की, वो सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी राइट साइड पे है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, N2 ऑक्सीजन बनाएगा, O2 फ्लोरीन बनाएगा, F2। ये सारे के सारे जो कंपाउंड है ना ये डाई एटॉमिक होते हैं, इनके अंदर दो एटम्स होते हैं। जैसे N2 है उसमें दोनों एटम्स नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन में दोनों एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो ये डाई एटॉमिक कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नीचे वो लिखता है ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स देयर डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। कहता अगर इनके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस की बात करें ना, जैसे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं N2 इनके दरमियान जो फोर्स होगी ना वो काफ़ी वीक होगी, क्योंकि ये पोलर नहीं होते, इस वजह से इनके दरमियान फोर्सेस भी वीक होती हैं। अब जब फोर्सेस वीक है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे और इनकी डेंसिटीज़ भी कम हो जाएंगी। ब्रोमीन एग्जिस्ट एज वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड। अब ब्रोमीन की अगर एग्जांपल है तो ब्रोमीन कहता है लिक्विड होता है, और वोलेटाइल का मतलब होता है जो ईजिली इवेपोरेट हो। जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल को आप खुला छोड़ेंगे तो वो ईजिली इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि वो वोलेटाइल होता है।
वाइल एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर एग्जिस्ट एज कोवेलेंट सॉलिड। कहता जबकि एलिमेंट्स जैसे कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सब के सब कोवेलेंट सॉलिड, इनके दरमियान इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ऑल दीज सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट बोथ इन एमोरफस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एमोरफस फॉर्म क्या होती है। एमोरफस फॉर्म वो होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बगैर किसी तरतीब के जुड़े हुए होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो अमोरफस भी होते हैं और क्रिस्टलाइन भी होते हैं। इसके बाद उसने मज़ीद कुछ कंपाउंड मेंशन किए हैं, जैसे कोल है, डायमंड है, ग्रेफाइट। अब ये तीनों कंपाउंड पहले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो कोल को अगर थोड़ा सा देखें, कोल इज़ द अमोरफस फॉर्म ऑफ कार्बन। कहते हैं जो कोल है ना वो कार्बन की अमोरफस फॉर्म है, यानी कोल के अंदर जो कार्बन के एटम्स है ना वो तरतीब के बगैर जुड़े हुए हैं, रैंडम जुड़े हुए हैं। वेयर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। लेकिन जो डायमंड है और ग्रेफाइट है ये कार्बन की वो फॉर्म्स है जो क्रिस्टलाइन है, यानी इनके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं ना वो काफ़ी तरतीब से जुड़े हुए हैं। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इलेक्ट्रिक। अब कोयले का हमें पता है कि वो फ्यूल के तौर पर मेनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है डायमंड। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स। कहता है जो डायमंड है ना उसके अंदर हर कार्बन एटम के गिर्द 4 मजीद कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, लिंक्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। इस कम्पैक्ट बॉन्डी की वजह से ना, इस परफेक्ट बॉन्डी की वजह से ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस बन जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग। तो इसको हम कट करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, पॉलिश करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। कहता है जो ग्रेफाइट है ना उसके अंदर कार्बन के रिंग्स होते हैं, हेक्सागोन शेप, यानी कि 6 कॉर्नर वाली शेप के रिंग्स होते हैं। सिंस द लेयर्स आर नॉट बाउंडेड स्ट्रॉन्गली दे कैन स्लिप पास ईच अदर। अब इसमें ना जो एटम्स है वो लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, लेकिन वो लेयर्स आपस में ना स्लिप हो जाती हैं, मेकिंग ग्रेफाइट यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो इस स्लिपरी नेचर की वजह से इनको लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। Additionally, these layers in graphite have mobile electrons between them। कहता मज़ीद इन लेयर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री होते हैं, यानी कि वो आसानी से मूव कर सकते हैं। allowing graphite to conduct electricity and be used as an electrode। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ना आप इसको इसके अंदर से करंट पास कर सकते हैं। लास्ट में है बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड या ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर 2 मुख्तलिफ एटम्स होते हैं और उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे CH4 है। अब CH4 में एक टाइप है कार्बन एटम्स और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन के एटम्स, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कहता है बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट एज लो बॉइलिंग पॉइंट गैसेस। कहता है एक्चुअली में ये ज़्यादातर गैसेस होती हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, लो होते हैं, विद वाटर बीइंग एन एक्सेप्शन। लेकिन उसमें वाटर के अलावा, अब वाटर लिक्विड होता है लेकिन ज़्यादातर कंपाउंड्स गैसेस होते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ उसने मेंशन किए हैं, जैसे मीथेन है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे के सारे ना बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड और ये सारी की सारी गैसेस होती हैं। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। कहता है अगर वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF है ना ये लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। कहता है जैसे मॉलिक्यूल्स है ना HCl, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड होते हैं। और एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उनको पानी में हल करेंगे ना तो वहाँ जाके वो H+ साइन देंगे। अगर आप नीचे 2 रिएक्शंस देखें तो HCl पानी में हमने हल किया तो उसने पानी में जाके H+ साइन दे दिया। इसी तरह H2SO4 को पानी में हल किया तो उसने अगेन पानी में जाके H+ साइन दे दिया। यहाँ पे आपके चैप्टर के थ्योरी के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।